दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 11 करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से मित्रों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे, भारत के जो है उस समय जो है गवर्नर जनरल बन कर आए थे। तो ये कह रहा है कि भारत के जो है उसमें जो है उस समय जो राज्य थे, छोटे छोटे विभक्त थे, उसमें सहायक संधि कौन स्वीकार किए थे? तो ये बताइए। अवध के नवाब थे कि हैदराबाद के निजाम थे कि कर्नाटक का नवाब था कि मैसूर का युद्ध था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली बार संधि किसने स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की थी। और ये बताते हैं कि जो किस सन में आए थे, तो ये 1799 में आए थे। तो 1799 पहली बार जो है हैदराबाद के निजाम जो है इसको स्वीकार किए थे। उसके बाद आपको स्वीकार किए थे मैसूर 1799, तंजावुर भी 1799। अवध की अगर बात करते हैं तो ये 1803 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो बताइए, मैंगलोर की संधि कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कि मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, जो कि कावेरी नदी के जो द्वीप है श्रीरंगपट्टनम द्वीप पर स्थित है, इसकी राजधानी जो थी। और किस सन में किए थे? तो 1792 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। इस संधि में लगभग इनका आधा राज्य अंग्रेजों को मिल गया था। और मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो मंगलोर की संधि आपका 1700 जो है ये आपका मंगलोर की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। 1782 1784 टीपू सुल्तान और उनके जो है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में थी। मैसूर की संधि 1767 ईस्वी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स, इसको कहते हैं जिसके द्वारा या किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बताइए, हेस्टिंग्स के द्वारा, कैनिंग के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा या लॉर्ड डलहौजी? तो बहुत ही फेमस है। देखिए, सम्मान ज्ञान का जो है जीके, जीएस, स्टैटिक और करंट अफेयर जो पार्ट में लेकर आया हूँ उसमें जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, लॉर्ड डलहौजी ये आपका 1848 ईस्वी को गवर्नर जनरल बन के आया था भारत का। और इसी ने जो है पहली बार जो है हड़प नीति जो वेलेस्ली लेकर आए थे वो सहायक संधि लेकर आए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे राज्य को ही हड़प ले रहे थे, अपने में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ले रहे थे। तो इनकी जो ये नीति थी, पहली बार इन्होंने 1848 ईस्वी को सतारा, नागपुर, संभल, बघाट, झांसी इसको जो अपने में विलय कर लिए थे। जब अवध को इन्होंने विलय किया था, उसी विलय के कारण अंग्रेजों से 1857 की ईस्वी में विद्रोह भी शुरुआत हुई। तो ये था जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स किसकी है? डलहौजी ने ही भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े रेलवे स्टेशन की जो है इसमें रेल ट्रेन चलाई थी। और 1854 ईस्वी को डाक विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने पहली बार में आगरा से जो है कलकत्ता तक वायुयान के द्वारा जो है जो संचार होता है उसको जो है लागू किए थे। और बात करते हैं विलियम बेंटिंग की, तो विलियम बेंटिंग भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल थे। ये 1800 जो है आपके जो है 28 ईस्वी में भारत में आए थे। इन्हीं के समय सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मनोहर राय की सहायता से जो है विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। इन्होंने ही ठगी प्रथा का भी अंत किया था। और इन्हीं से संबंधित लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिसमें इनका जो है लॉर्ड मैकाले शिक्षाविद थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। विलियम बेंटिंग के समय इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति जो है शुरू की। पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा की प्रणाली किसने शुरू की? तो लॉर्ड मैकाले, जो कि उस समय के विधि वेत्ता थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखें, लॉर्ड कैनिंग के समय जो है कब भारत में बने थे? तो 1856 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय थे।
पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे और इनके समय में 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था, इसको वैध रूप से घोषित कराया था। बात करते हैं हेस्टिंग संबंधित है। इन्होंने जो है जब उसमें महाराष्ट्र में क्रांतिकारी दल जो है ये सब हो रहे थे, तो हेस्टिंग ने उसको जो है दमन किया, जिसको कहते हैं पिंडारियों का दमन। किसने किया, तो पिंडारियों का दमन हेस्टिंग ने किया। एक इनसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि जो है संगोला की जो युद्ध हुआ था 1814 ईस्वी में, किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका नेपाल के बीच में और जो है अंग्रेजी साम्राज्य के बीच में, हेस्टिंग के ही समय हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है, तो करेक्ट आंसर बताइए। गुरु हरिराय ने, गुरु रवि किशन ने, या गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु तेग बहादुर ने। ये हरि किशन नहीं है, ये रवि किशन नहीं है, हरि किशन है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखी थी, जो कि इनके द्वारा फारसी में लिखी गई थी। ये क्या था, जो खालसा पंथ था उसी का एक ये भाग था। गुरु तेग बहादुर किस नंबर के गुरु थे, तो ये 9वें नंबर के गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर 10वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी किस सन में, 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने गुरुओं को जो है लड़ाकू बनाया था। और एक बात होती है कि ये 10वें नंबर के हैं, 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर हैं। इन्होंने औरंगजेब की बात नहीं मानने से फारसी धर्म जो है नहीं स्वीकार किए, मुस्लिम धर्म, इसलिए इनको तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड या फांसी पे लटका दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत की चोटी असम राज्य में स्थित है, तो बताइए असम राज्य में कौन सी स्थित है, करेक्ट आंसर आपका बताइए। तो ये नंदा देवी है कि नामचा वरवा है कि धौलागिरी है कंचनजंगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नामचा वरवा। ये कहाँ पर है, ये जो है चीन और अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए कहते हैं कि असम में नामचा वरवा पर्वत स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है, ये जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पड़ती है। उत्तराखंड के सबसे लंबी चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है। इसी में फूलों की घाटी जो कि चमोली जिले में स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पे, नंदा देवी पर्वत में स्थित है। धौलागिरी की अगर बात करते हैं तो ये नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा की बात करते हैं तो ये सिक्किम में, जो कि भारतीय राज्य में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बद्रीनाथ अवस्थित है, बताइए बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है, कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री ट्रांस हिमालय में, या इनमें से कोई नहीं। तो बद्रीनाथ आपका कुमायूं हिमालय में स्थित है। कुमायूं हिमालय अभी बताएं नहीं, नंदा देवी जो पहाड़ है उसी में जो है स्थित है। और बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो बहुत फेमस स्थान है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पे है और अलकनंदा तट पर कौन है, बद्रीनाथ स्थित है, जो कि शंकर भगवान का मंदिर है। अगला देखते हैं, ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय 4 पार्ट में विभक्त है। एक ट्रांस हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो मध्य हिमालय तीसरे नंबर की है। कुमायूं हिमालय में जो है बृहद हिमालय का पार्ट है। और ट्रांस हिमालय जिसमें कैलाश मानसरोवर ये सब पर्वत पड़ते हैं, कैलाश पर्वत ये कहाँ है, ट्रांस हिमालय में। कारकोरम लद्दाख ये भी ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं। अगला देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर बताइए कि दिल्ली में है कि भोपाल में है कि देहरादून या लखनऊ में। तो करेक्ट आंसर आपका देहरादून में हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो दिल्ली भारत की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में ही जो है आपका इंदिरा गांधी अनुसंधान जो है, या इंदिरा गांधी आपका जो है म्यूजियम कहते हैं, यहाँ पर स्थित है, या संग्रहालय इसको भी कह सकते हैं। इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में ही भोजताल है। दिल्ली में जो है यहाँ पर संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। और लखनऊ में कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ये नवाबों और नजाफत का शहर भी कहा जाता है। और लखनऊ में मनालीबाग या ब्रांड आम से नाम से फेमस है। यहाँ पर जो है आम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जरी कलम के लिए भी लखनऊ बहुत प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर बताइए। शिव समुद्रम नर्मदा नदी पर है कि कृष्णा नदी पर है कि गोदावरी
कि आपकी कावेरी नदी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर है द्वितीय शिशु समुद्र, कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से केंद्रमुख से पास निकलते हुए ये पार कहाँ जाती है? कर्नाटक से पास जाती है, ये केरल में थोड़ी दूर तक, फिर उसके बाद तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर मिल जाती है। तो यहीं पर स्टैनली जलप्रपात भी कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। और ये जो है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ये याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, और दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। और यहाँ बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र से निकलती है, और ये आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहीं पे कोलोरू झील है। और पूछा जाता है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पे है? तो विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पे, कृष्णा नदी के तट पे जो है यहीं पे अरनमाटी बांध है, तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें नर्मदा ऑप्शन में नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो ये जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए ये भ्रंश घाटी होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? यहाँ पर भरूच शहर है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, और ये अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से भ्रंश घाटी में यहाँ पर जो है ये मध्य प्रदेश में कपिल धारा और जबलपुर में बेड़ा घाट तथा धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है कौन से? इस पर बांध बनाए गए हैं, सरदार सरोवर बांध। एक क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो यही नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसी से संबंधित है, जिसको कहते हैं मेघा पाटेकर, इससे संबंधित है नर्मदा नदी बचाओ अभियान से। अगला देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी तट पर है। स्वर्णरेखा नदी तट पर ही जो है सबसे बड़ा झारखंड का शहर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को यूरेनियम की नगरी भी कहते हैं। तो या इसको कहते हैं इस्पात की नगरी। कहाँ है? जमशेदपुर। किस नदी के तट पे है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पे है। और हुंड्रू जलप्रपात किस में है? स्वर्णरेखा नदी के पे स्थित है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इस पे जो है कौन से बांध बनाए गए हैं? स्टैनली जलप्रपात है मेटूर, इस पे बांध बनाए गए हैं तमिलनाडु में। और यहाँ पर बात करते हैं इंद्रावती नदी। तो ये कहाँ पर बहती है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में बहती है। और ये जो है बहुत ही जो है फेमस नदी है। और नर्मदा नदी के अभी हम ऊपर वीडियो में ऑप्शन बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा बताइए। यहाँ पर बड़ा नहीं पूछ रहा है, लंबा पूछ रहा है। भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड या कोसी बांध। तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ये क्या है? सबसे लंबा है, जो कि महानदी के तट पर स्थित है या महानदी पर स्थित है। और ये भारत का सबसे किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो यहाँ भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर है? तो ये सतलज नदी के तट पर या सतलज नदी पर स्थित है। और भाखड़ा नंगल बांध ये सबसे बड़ी जो है गुरुत्वीय बांध है। भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध कौन से? भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर जाएगा। जाफड़ी बांध भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध किस पर स्थित है? तो ये भी किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश। और कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। कोसी नदी की बात करते हैं तो कोसी बांध को जो है कोसी नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। क्यों ये बात बनाया गया? क्योंकि कोसी को बंगाल का नहीं बल्कि बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल के शोक को दामोदर के नदी को कहते हैं कि बंगाल का शोक है। और कोसी नदी बिहार, क्योंकि ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसलिए बिहार में बहुत तेज़ी से बाढ़ आ जाते हैं। तो इसी बाढ़ को कम करने के लिए नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर कोसी बांध बनाए गए हैं, जो कि कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटूर बांध अवस्थित है, अभी हाल ही में बताएं ऊपर के वीडियो में कि केरल में स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटूर बांध किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर। कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कर्नाटक में कौन सा बांध स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ही अलमाटी बांध है। कहाँ पर? कृष्णा नदी के तट पर। और यहाँ पर बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। केरल में आपका हो जाएगा पेरियार। अगला देखते हैं, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 1, 8, 2 या 4?
तो कंप्यूटर में आपका कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 2। तो कौन कौन? एक होता है आपका रैम होता है और एक होता है रोम। जो रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको कहते हैं रोम को रोम ओनली या रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रैम जो होता है ये रैम जो है वर्साटाइल मेमोरी होता है, यानी कि पावर ऑफ होती है, जो भी लिखावट रहती है वो सब क्या होती है? मिट जाती है। और रोम क्या रहती है कि पावर अगर ऑफ भी हो जाए तो भी जो लिखा रहता है उसमें सब हमको अंडू करके मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को या पी रोम को या आपका उपरोक्त सभी को? नहीं, रैंडम एक्सेस रैम को कहा जाता है। ये रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी और जो रोम होता है वो नॉन वर्साटाइल होता है और रैम जो है आपका वर्साटाइल होता है। अगला देखते हैं, ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, स्कूनर, फुटबॉल या आपका घुड़दौड़? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। घुड़दौड़, घोड़े जो ट्रैक पर दौड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे महंगा जानवर कौन है? तो घुड़दौड़ का जो घोड़ा होता है विश्व का सबसे महंगा जानवर है। स्नूकर की अगर बात करते हैं तो जो पंकज अडवाणी है वो स्नूकर खेल के जो है जाने जाते हैं। और इसकी बात करते हैं गोल्फ, तो गोल्फ के एक प्रमुख है कि इसको खेल को कहते हैं ट्री क्या है? जो उसकी जो है ये जहाँ पर बॉल जाके इसमें मिल जाती है या इसमें जो है हो जाती है तो उसको ट्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर आपकी कौन से संबंधित है? बैडमिंटन, स्विमिंग या जिम्नास्टिक या हॉकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्ट से संबंधित है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये त्रिपुरा की रहने वाली हैं और हाल ही में इन्होंने जो है ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। तो ये क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं, सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी बताइए, बैडमिंटन की, शूटिंग की, टेनिस की, शतरंज की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपकी टेनिस खेलती हैं। और कहाँ की हैं? ये यूएसए की रहने वाली हैं। इन्होंने कई बार जो है जो आपका जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। तो सेरेना विलियम्स आपका हो जाएगा किससे? टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है? केवल कोशिका द्रव, कोशिका और केंद्र द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और एनी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी कोशिकांग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी पाए जाते हैं। कोशिका में क्या होती है? कोशिका द्रव्य होती है, इसके अंदर केंद्रक होता है और कई प्रकार के जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, तारिका हो गया, लाज और गाल्जी का हो गया, साइटोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, यहाँ पे एंडोक्लाइम रेक्टिकुलम हो गया। तो कई कोशिकांगों से मिलकर बना होता है तब जाके एक जीवित जीवाक बनते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की पावर हाउस कहते हैं या पावर ग्री भी कहते हैं। तारकाय को अगर बात करते हैं तो या सेंट्रोसोम को, ये जो कोशिका विभाजन में काम आती है। गाल्जी काय की बात करते हैं तो इसमें जो है क्या है? यातायात प्रबंधन। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगला देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो देखिए आ गया गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में? तो कहाँ पर जाएगा? राइबोसोम में। इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये कहाँ पर उत्पन्न होता है? ये कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है, वहीं पे राइबोसोम का उत्पादन होता है। इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री क्योंकि ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ये कहते हैं कोशिका का पावर हाउस या कोशिका गृह कहते हैं। गाल्जी काय को यातायात प्रबंधन कहते हैं और सेंट्रोसोम जो होता है उसको कहते हैं कोशिका विभाजन को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गाल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतर द्रव्यी जालिका एंडोक्लाइम रेक्टिकुलम इसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए का मतलब होता है डीएनए हो और राइबोसोम हो, इसका मतलब वो कोशिका स्वयं जीवित रह सकती है क्योंकि वो अपना भोजन बना सकती है। और डीएनए का मतलब होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एक होता है आरएनए जिसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, याद कर लीजिएगा। और किस में डीएनए होता है अब बताइए, कमेंट करके हमको बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोशिका में और किस में डीएनए पाया जाता है। और इसमें देखते हैं राइबोसोम, इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, यातायात प्रबंधन गाल्जी काय को। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं, एक कणिका में होती हैं, एक कणिका विहीन होती है।
कणिका में जो होती है उस पर राइबोसोम लगे रहते हैं, और जो कणिका विहीन होती है वो कोशिका विभाजन में काम आती हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन से कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब जो पायरुविक अम्ल होता है वहाँ पे कोशिका के द्वारा शोषण होता है तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, या ए, बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी आपका दोनों आंसर हो जाएगा। किससे किससे संबंधित है? वृक्षों के अध्ययन से तथा झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोक्रोनोलॉजी संबंध। एक होता है पोमोलॉजी, किससे संबंधित? ये आपका फलों से संबंधित है। फ्लोरोलॉजी किससे संबंधित है? फूलों के अध्ययन से संबंधित है। और ये सब हैं कुछ क्वेश्चन। तो इस उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आता रहूँगा। तो एक क्वेश्चन आपका और भी है इसमें, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो बताइए, केरल की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु या कर्नाटक। इसको मैं कई बार बता दूँ कि कुचिपुड़ी आपकी आंध्र प्रदेश की है। इसको याद करिएगा आपके, ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। केरल में कौन कौन है? ये मोहिनी अट्टम है तथा कथकली है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम आपका है। कर्नाटक में आपका यक्षगान है। इससे संबंधित है। तो ये था कुछ वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होंगे। और ऐसे ही टेस्ट समान अध्ययन की, जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और आपका जो है समान अध्ययन करेगा, जनरल एवरेंस रहेगा, उसमें लेकर आते रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा मित्रों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।